2014 में बीजेपी सरकार में आई थी। आज आपने 60 साल के हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। बीजेपी से जो एस्पिरेशन था, क्या वो पूरा हुआ? कहीं ना कहीं तो पूरा हो गया। क्या पूरा हुआ है? जो आपने देखा जंतर मंतर पर, क्या वो इंदिरा गांधी की सरकार में संभव था? नहीं था। हाँ, वो तो पूरा नहीं सब कुछ था। समाप्त हो गया था। लोग बोलते तानाशाह सरकार चल, अगर तानाशाह सरकार चल रही होती तो आप जंतर मंतर पर 5 दिन नहीं टिक पाते। साधुओं को, साधुओं को, बिल्कुल गायों को, गायों जिसको गाय माता कहा जाता माता है, कहा। गोलियों से भून दिया गया। आज जंतर मंतर का हमने प्रोटेस्ट देखा, हमने एक भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होते देखा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां मिली। कहते हो अगर हमारा शिक्षा मंत्री होता तो हम बदल देते। अभी तक गांव जाते थे तो हम देखते थे कि हमारी दादी, और गैस नहीं था उनके पास, वो चूल्हे में आग जलाने के लिए फू फू करती रहती थी। आज आप जाके देखो 3000 का गैस मिल रहा है। सही में अर्थव्यवस्था सुधर रही है। उस फ्री से ये 3000 होता जा रहा है, देखिए, क्योंकि अब सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है फ्री से। अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज करवाओ। भाजपा में एक परेशानी ये है कि जो लोग अधिक काम करते हैं ना, उनको भाजपा पूछती नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश राय है। पूरे भारत के 4127 विधानसभा क्षेत्रों से, 543 लोकसभा क्षेत्रों से और उन सभी 8 लाख से अधिक गांवों से हम लोगों के मन की बात को समझने का प्रयास करते हैं और इस यात्रा में अलग अलग लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, जिसको आज नई भाषा में पॉडकास्ट कहते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो यूनिवर्सिटी का क्षेत्र, वो कॉलेज का क्षेत्र, वो गांव का क्षेत्र, वो नगर पालिका, महानगर पालिका, यहाँ तक कि नगर पंचायत या फिर आपका विधानसभा लोकसभा क्षेत्र क्या कहता है। उस मन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और इस सीरीज में आज जिसको हमने इनवाइट किया है अपने यहाँ, वो बिहार दरभंगा से आकर दिल्ली में छात्र राजनीति कैसे की जाती है, विशेषकर अपने बल पर, वो दिखाया है इन्होंने। आइए मिलते हैं दीपिका झा से। स्वागत है आपका दीपिका। जैसा हमने बताया, हम लोग चर्चा करेंगे। वास्तव में हमारे पास कुछ बिंदु हैं, सिर्फ उस बिंदु पे चर्चा करेंगे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन बाय द वे, क्योंकि अच्छा आप बताइए कि जब आप ये देखती हैं कि आप बिहार से आई और दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुद को स्थापित करने में वो जो पापड़ बेलने पड़े कुछ, उस संघर्ष को कैसे आप बताएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पापड़ नहीं बेलने पड़े। उसका कारण कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिक से ज़्यादा प्रवासी छात्र होते हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर पीड़ा सहते हैं। कोई हॉस्टल के लिए जद्दोजहद कर रहा है, कोई अपना जीवन यापन के लिए जद्दोजहद कर रहा है वहाँ पर। और जब आप वहाँ जाते हो तो उनके हाल पूछते हो कि भाई क्या चल रहा है, हमारा भी वही हाल है जो आपका हाल है। और फिर आप चाहते हो कि जो हम पर बीत रही है, जो इन पर बीत रही है, वो आने वाले युवाओं पर ना बीते। तब मन में इच्छा होती है कि कुछ तो करना है। और जब कुछ करने की इच्छा होती है तो धीरे धीरे आपके साथ समूह बनने लग जाता है कि हम भी। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पूर्वांचल, मेरे साथ हर स्टेट का व्यक्ति जुड़ा, हर स्टेट के व्यक्ति ने मदद करी, और सब ने यह सोच के मदद करी कि ये आई हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगी। क्योंकि प्रवासी छात्र थी। हम कई साल से देखते हैं कि दिल्ली में जो वर्चस्व रहा है वो यहाँ के लोगों का रहा है, और जो कि अच्छा भी है। लेकिन जो प्रवासी आ रहा उसकी बात करने वाला कोई नहीं था। वो एक हॉस्टल के लिए जाता था तो उसको भगा दिया जाता था कि ठीक है, देखते हैं, जाओ यहाँ से। बिहार से आ रहा है कोई यूपी बनारस से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, पर सुन कौन रहा है? आप भी आज भी हॉस्टल की लिस्ट निकाल के देखो, पहले में और अब में कितना अंतर है। एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करा,
कि नहीं भाई, प्रवासी छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिलना चाहिए। जिस दिन हमारा जो है शपथ हुई है डूसू की, उसके 1 महीने के अंदर नए हॉस्टल का हमने जो है उद्घाटन करा है। तो कर रहे हैं कार्य। अभी प्रवासी छात्रों के लिए लगातार बसें चलवाई। जो प्रवासी छात्र आते हैं उनके पास थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस रहता है, मेरे पास भी है, तो उनके लिए बसेस चलाई कि उनके फ्लैट से या उनके पीजी से या उनके हॉस्टल से कॉलेज तक वो फ्री में जाए, यूनिवर्सिटी। वो डूसू फंड से जो पैसा बचा उससे हमने बस खरीद के यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को दिया। तो लगातार कर रहे हैं हम। आपने अभी एक लाइन बोला है कि जब लोग बाहर से आते हैं, जिनको प्रवासी छात्र कहते हैं यहाँ के लिए, वो जद्दोजहद करते रहते हैं, या तो अपने रहने के लिए या तो अपने भोजन के लिए, इत्यादि इत्यादि। क्या ये जद्दोजहद जो करने की प्रक्रिया है, इसमें इस कारण से उन छात्रों की प्रोडक्टिविटी पे अंतर आता है? बिल्कुल अंतर आता है। आप देखो ना कि एक छात्र जब यहाँ पर आकर सिक्योरिटी के लिए अपने उससे लड़ रहा है, रूम रेंट के लिए लड़ रहा है, उसको समय कब मिलेगा कि वो बैठ के पढ़ाई करे। अभी मैं 1 हफ्ते पहले एक पीजी में गई। उस पीजी में मैं बच्चों से मिली। वहाँ पर कब लगभग थे 60-70 छात्राएँ बैठी हुई थी। उन्होंने बोला, दीदी ये हमारा पीजी ओनर है, ये हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, और पिछले 1 हफ्ते से मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं इनके पास जा रही हूँ, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। फिर हमने उसको बुलाया, पीजी ओनर को। मैंने बोला, भाई क्या चाहते हो आप? बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, ये पुलिस स्टेशन ही करते रहिए। तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद चल ही रही है, लेकिन हमने जितना कोशिश करा, आज भी आप यूनिवर्सिटी में जाके देखोगे, पहले आप देखोगे फ़ोटो वीडियोज़ में, तो डार्क स्पॉट थे जगह जगह पर। मतलब अगर मैं प्रवासी छात्र हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं शाम के टाइम कैंपस घूमने के लिए निकलूँगी हॉस्टल से, और अगर वहाँ ब्लैक स्पॉट है तो कैसे निकलूँगी? ब्लैक स्पॉट मतलब काला अंधेरा पूरी रोड पर, एक भी लाइट नहीं, सिंगल लाइट नहीं। हाँ, पूरा ब्लैक स्पॉट। तो जो वहाँ का छात्र छात्राएं हैं वो हॉस्टल से कैसे निकले? वो हॉस्टल से निकलकर लाइब्रेरी भी जाने के लिए उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है, जबकि आपकी लाइब्रेरी 24 घंटे खुल रही है। ऐसे संघर्ष थे। हमने लेटर दिया, हमने वहाँ के विधायक को लेटर दिया, हमने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लेटर दिया, उसको करवाया कि कम से कम इनको दिक्कत ना हो। आज आप देखोगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सच में प्रवासी छात्रों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रवासी आकर यहाँ चुनाव लड़ें। उसका कारण है कि काम हो, प्रगति हो। प्रवासी छात्र का वर्चस्व बढ़ेगा तो काम होगा क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी, पर मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको समझने के लिए आपको उनके उससे बीतने की ज़रूरत है। मैं वहाँ से बीती कि मुझे पीजी नहीं मिला, मुझे हॉस्टल नहीं मिला, मेरे पास किराया नहीं है, मैं पैदल चल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये मुद्दे हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए कि आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए भारत का, तो आप इन विश्वविद्यालयों के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक उदाहरण है। ये मैं खुद को समझाने के लिए भी समझना चाहता हूँ आपसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक उदाहरण है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारी व्यवस्था यहीं पर है, ट्रिपल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो उनके, अब ट्रिपल इंजन बोलूं या 3 इंजन के साथ साथ 4था इंजन भी है उनका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वीसी भी, वाइस चांसलर भी इन्हीं की व्यवस्था के होंगे। तो 4 इंजन के साथ सरकार चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। नाउ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कारण प्रोडक्टिविटी इतनी घट रही है, तो बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज़ की भी शायद इससे खराब स्थिति होनी चाहिए, राइट? अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हों तो कोई 3 ऐसे बिंदु बताएं जो मान लीजिए हम दोनों लोग सरकार बनाएं और आप एजुकेशन मिनिस्टर हों, तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में धीरे धीरे प्रगति हो रही है। आप देखोगे कई समय से जो है प्रगति नहीं हो रही थी, लेकिन अब जाकर देखोगे तो मैंने जैसे बोला आपको पहले भी कि अब जाकर देखोगे तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी सुधार है, काफ़ी। आज आप देखोगे तो गर्ल्स सेफ्टी के नाम पर हर कॉलेज के बाहर जो लेडी वुमेन्स पुलिस होती है उसकी बस लग रही है, उसकी गाड़ी लग रही है।
वहाँ पर 24 घंटे पेट्रोलिंग हो रही है। आप देखोगे कई तरह की हमने सुधार करे, कैमरेज लगवाए, जहाँ पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई कैमरे नहीं हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ कैमरे लगवाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीचों बीच, नॉर्थ कैंपस के बीचों बीच हमने एक वुमेन पुलिस बूथ बनवाया। तो ऐसे काम हमने करे। और अगर मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं भी यही करती कि वुमेन सेफ्टी सबसे आगे रखती, ठीक है। जो प्रवासी छात्र है, जैसे प्रवासी छात्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन पर विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री पूर्व में हमारी रही हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने ही आकर हमारे नए हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कहाँ पर सरकार, हॉस्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये नया वाला जो है आपका ढाका गांव है, ढाका गांव में किया गया है। ये कहाँ पर है ढाका गाँव? ये जीटीबी से थोड़ा सा आगे बढ़ता है ढाका गांव, वहाँ पर किया है। हाँ जी, क्योंकि थोड़ा यूनिवर्सिटी में स्पेस का प्रॉब्लम था। हाँ, तो जहाँ स्पेस मिला यूनिवर्सिटी को वहाँ पर बनाया गया। और आप कह रहे हो शिक्षा मंत्री, तो मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं भी यही करती जो सरकार अभी कर रही है। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी लैग कर जाते हैं कई चीज़ों में। जैसे आप देखोगे यूनिवर्सिटी में वॉशरूम्स में जाकर, अगर हम अपने घर में वॉशरूम्स में जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं इसको साफ रखूँ। थोड़ा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को भी हम ये सिखाते हैं जब हम जाते हैं कि थोड़ा सा ये आपका घर है, इसको अपने घर की तरह रखें। तो कुल मिला के यही है कि अगर मैं शिक्षा मंत्री होती तो मैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब पर बात करती, ताकि कोई अगर दूर से भी आ रहा है या कोई वहाँ का छात्रा भी है तो उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना घटे। अगर बिहार के यूनिवर्सिटीज़ की तुलना दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें तो क्या अंतर है? नहीं, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लग गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी को हम देख ही पा रहे हैं कि कैसे वापस से अच्छे तरीके से चल रही है। और अभी तो भाजपा की सरकार वहाँ पर भी आई है, धीरे धीरे वहाँ पर भी अब ग्रो होगा, देखते हैं अभी। तो भाजपा जहाँ आएगी वहाँ ग्रो होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही भाजपा जहाँ आएगी, लेकिन हम देख पा रहे हैं ये। आप देखो ना, पंजाब में विद्यार्थियों का कितना बुरा हाल हो रखा है। अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर पर जाते हैं, वहाँ पर आप खूब भाषण देते हो कि ये हो गया, वो हो गया, अब तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आपके स्टेट में पेपर लीक हो रहा है तो आप वहाँ पर लाठियाँ चार्ज करवा रहे हो विद्यार्थी पर, तब आपके वहाँ पे पढ़ाई की जो स्थिति है वो बहुत खराब चल रही है, तब आपके मुँह से एक प्रश्न नहीं निकलता। आप जंतर मंतर पर जब जाते हो तो आप कहते हो अगर हमारा शिक्षा मंत्री होता तो हम बदल देते, अभी तक बच्चों को इतना परेशान नहीं करते। तो आप पंजाब में भी तो चेंज करो। तो मैं ये नहीं कह रही कि जहाँ भाजपा की सरकार आएगी वहाँ पर सिर्फ ग्रो होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विकसित भारत की ओर कैसे भाजपा हो गया या संघ हो गया लेकर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनी गई ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरह, तो उसके इमीडिएटली तुरंत बाद ही आप कंट्रोवर्सी में आ गई। तो वो कंट्रोवर्सी की वजह से क्या आपके सोच पर, आपकी यात्रा में और कौन कौन से बदलाव हुए उसके बाद? नहीं, बिल्कुल बदलाव हुए। वो कंट्रोवर्सी जीवन को बहुत कुछ सिखा कर गई। आप देखते हो, देखा भी कई साल, जब 2 महीने का समय मिलता है ना आपको 2 महीने का समय मिला, मुझे सस्पेंशन मिला 2 महीने का समय मिला, बहुत चिंतन किया अपने ऊपर कि क्या कमी थी। व्यक्ति को ज़्यादा आवेश भी खराब कर देता है। बहुत कुछ सीखा कि गुरु है, गुरु का सम्मान है, गुरु का अपना सम्मान है। आपका गुस्सा, आपका आवेश, आपका सब कुछ बाद में है, लेकिन सम्मान पहले है। उसके बाद अपने ऊपर चिंतन किया कि कौन आपके हैं। उस कठिन परिस्थिति में जो लोग आपके साथ खड़े थे, वो लोग जीवन भर आपके साथ खड़े रहेंगे। यानी आपको, उन लोगों को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, वो बस चाहते हैं कि आप सही मार्ग पर चलें। इसीलिए वो लोग आपके साथ खड़े थे, वो समझा रहे थे उस घड़ी में। तो 2 महीने का समय जो मिला, बहुत कुछ सिखा के गया। और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ों को सुधारने का प्रयास भी कर रही हूँ। अभी गुरु पर्व पे मैं उन प्रोफेसर सर से मिलकर भी आई थी। अच्छा, गुरु पूर्णिमा में मैं मिलकर भी आई थी। ठीक है, सर की जो चीज़ें थी वो गलत थी, जो कि जिस पे हम लीगल एक्शन ले सकते थे, लेकिन जो मेरी तरफ से एक्शन लेना वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ABVP अभी इस समय है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में? जी।
इसके पहले रौनक खत्री जी थे, वो NSUI के हैं। जी। आज भी मैं देखता हूँ कि रौनक खत्री की फॉलोइंग जो ऑन ग्राउंड दिखती है वो अधिक दिखती है, और ABVP की फॉलोइंग उतनी शानदार अभी भी नहीं है। मैं ऐसा क्या आपको क्या अंतर बता है? सकती हूँ कि AVP और रौनक खत्री की तो तुलना ही नहीं हो सकती। अच्छा, कैसे? AVP एक संगठन है हम्म, जो संघ चला रहा है, वो संगठन है। हाँ। रौनक खत्री फ्री रेडिकल है, कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं वो। उनके ऊपर किसी का शासन अनुशासन है नहीं। नहीं है। लेकिन विद्यार्थी परिषद एक संगठन है जो अनुशासन के साथ चलता है, जिसकी अपनी पद्धति है, उसके साथ चलता है। तो इसमें तो कोई तुलना है ही नहीं। राइट। तो क्या परिवर्तन हुआ ABVP के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 8-10 महीनों में आने के बाद? बिल्कुल, बहुत सारे परिवर्तन हुए। हम देखते हैं कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी आगे जाता है तो कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में पीछे रह जाता है। लेकिन डूसू ने इस बार, विद्यार्थी परिषद जो लीड कर रही है डूसू को, उन्होंने इस बार खेल को प्राथमिकता दी। हमने करवाया खेलो ड्यू, सबसे बड़ा, आज तक दिल्ली का इतिहास है कि आज तक नहीं हुआ खेलो ड्यू। हमने करवाया, उसमें खुद भारत सरकार के साथ हमने उसके कोलैब किया, दिल्ली सरकार के साथ कोलैब किया, और उसमें हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी भी आई हुई थी, और एक भव्य तरीके से करा। उसमें कम से कम 12 से 13 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया यूनिवर्सिटी के। ठीक है। और उसमें लाखों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ, हम देख सकते हैं। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि कैसे कला के क्षेत्र में आगे गए। विद्यार्थियों को कला के लिए हमने कल्चर फेस्ट करवाए, और जिसको भी अपनी अपनी कला है वो आप दिखा सकते हो, स्किल्स दिखा सकते हो। ऐसे कई कार्य हमने करवाए। विद्यार्थियों को दिल्ली विश्वविद्यालय में पानी की दिक्कत होती थी। पहले आप जिसकी बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड मटका मैन, वो उन्होंने मटके लगा दिए थे, लेकिन आप उस समय में अगर जाकर देखते तो मटकों में गंदगी जमी रहती थी। विद्यार्थी वो पानी पी रहा था, वो मटकों में गंदगी जमी रहती थी। हमने वो मटके सारे हटवाए और हमने वहां पर वाटर कूलर लगवाए। यूनिवर्सिटी फंड से हमने वाटर कूलर लगवाए वहां पर हर जगह। तो काफी बदलाव हुआ। सारे कॉलेजेस में? कॉलेजेस में नहीं, हमने यूनिवर्सिटीज़ में लगाए। कॉलेजेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप वाटर कूलर रखो, क्योंकि वो हर कॉलेजेस में है। जहाँ नहीं था वहाँ जाकर आवाज़ उठाई और लगवाया। लेकिन हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हर कोने कोने में हमने वाटर कूलर लगवाए। मैंने आपको बताया वुमेन सेफ्टी की बात। वुमेन सेफ्टी के नाम पर हमने हर कॉलेज के बाहर, हर यूनिवर्सिटी के कोने कोने पर, आज भी अगर आप जाकर देखोगे तो पुलिस वैन खड़ी रहती है, उसमें सारी महिलाएं रहती हैं पुलिस वैन में। हमने बूथ बनवाया, पिंक बूथ बनवाया। तो ऐसा कार्य, ऐसा क्या है कि समय बहुत कम रहता है। आप डूसू जीतते हो, आपके पास 1 साल रहता है केवल। या तो आप 1 साल में उसको समझो, या तो आप 1 साल में एक कार्य करो। 1 साल भी नहीं रहता, 11 महीने, 10.5 महीने, 11 महीने रहते। तो हमने उस पर कार्य करा, जितना कर हमने लगभग सभी कार्यों पे काम किया। अब क्या है कि चुनाव आएंगे, अब विद्यार्थी पूछेंगे कि आपने बोला था मेट्रो कंसेशन पास, आपका मेट्रो कंसेशन पास नहीं आया है। उस पर भी बात चली। हमने रेखा गुप्ता जी को लेटर लिख कर दिया है कि जैसा रोल मॉडल और स्टेट्स में है जहाँ कंसेशन पास चल रहा है, उस रोल मॉडल को फॉलो करते हुए दिल्ली में भी हमें मेट्रो कंसेशन पास चाहिए। अभी उस पर वो उनकी जो है रिसर्च चल रही है, और जल्दी एज सून एज पॉसिबल वो करवा दिया जाएगा दिल्ली में भी। आपने एक ऋतुमती अभियान कैंपेन चलाया था जी। इसका क्या मतलब लॉजिक था और असर क्या हुआ? ऋतुमती अभियान मैंने इसलिए चलाया था क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ, बिहार दरभंगा से, जहाँ पर ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में। जब मैं वहाँ से देख कर आती हूँ तो मैंने देखा दिल्ली में बस्तियाँ हैं, बस्तियाँ जहाँ की महिलाओं को नॉलेज ही नहीं है चीज़ों के बारे में। मतलब आप देखो कि विकसित भारत हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ग ये भी है जिनको विकसित करने की ज़रूरत है। तो विकसित भारत में अपना सहयोग देने के लिए मैंने उन महिलाओं को ऋतुमती अभियान के दौरान ये बताया कि जो आपको पीरियड्स आते हैं उस समय पर आपको कपड़ा ना यूज़ करके आपको ऐसे पैड यूज़ करने हैं। उसमें हम ये करते थे कि यूनिवर्सिटी के बच्चों से हम कलेक्शन करते थे कि भाई आप जितना दे सकते हो आप दे दो, सहयोग ले लिया। हमारी टीम होती थी पूरी, वो लेकर जाते थे, डब्बा बना रखा था कलेक्शन डब्बा, वो लेके जाते थे भाई 5 रुपये 10 रुपये। और प्रधानमंत्री जी का है अभी मेडिकल वाला है जन औषधि केंद्र, वहाँ पर हम वहाँ से हम पैड लेते थे
और उस पैड को लेकर जाकर बस्तियों में जो है महिलाओं को देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री में लो और आप इसको यूज़ करो, ताकि महिला, कई तरह की बीमारियां होती हैं जो कपड़ा यूज़ करने से होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए हमने वो कार्य करा और वो अभियान चलाया ताकि उनको नॉलेज हो और वो आगे से वो चीज़ें यूज़ ना करें। आज मैं जाती हूँ उन बस्तियों में तो प्यार मिलता है, सब कहते हैं आओ बैठो, और उनको नॉलेज मिली, आज सब खुश है वहाँ पर। तो सिर्फ एक बस्ती नहीं, हमने ऐसे 80 बस्तियाँ अडॉप्ट कर रखी थी जहाँ पर हम ये कर रहे थे। और मैं आपको बता देती हूँ, ऋतुमती अभियान के साथ साथ हम बस्ती की पाठशाला भी चलाते थे। बस्ती की पाठशाला ये थी कि जहाँ पर विद्यार्थी सक्षम नहीं है पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, उसको हम खुद जाकर पढ़ाते थे। दिन में 3 घंटे रोज जाकर पढ़ाते थे। तो ये था, अपनी टीम पढ़ाती थी। बिल्कुल। ठीक है, अभी आपने एक फ्री की बात की। अब चूँकि ABVP से हैं आप और बीजेपी के साथ हैं फिर, और माना जाएगा तो बीजेपी तो इस समय फ्री पर ही चलती है, वोट लेती है, सारा फ्री देती है और वोट लेती है। आपको लगता है कि वास्तव में जिस समाज की बात आप कर रही हैं, किसी भी समाज, वो चाहे बस्ती की बात हो, चाहे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या व्हाटएवर, वास्तव में फ्री देने से 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देने से सही में अर्थव्यवस्था सुधर रही है या गिर रही है? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फ्री में चीज़ें दे रही है? आपको ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद व्यवसाय बढ़े हैं, औरतों को सक्षम किया गया है, सिलाई मशीन्स बांटी गई है, उनको सिखाया गया है? आप देखो ना, आप और मैं गांव जाते थे तो हम देखते थे कि हमारी दादी फूंकती रहती थी गैस में, है ना, और गैस नहीं था उनके पास, वो चूल्हे में आग जलाने के लिए फू फू करती रहती थी। आज आप जाके देखो 3000 का मिल रहा है। अपने आप में महिला सक्षम है, जब मनाया, गैस जलाया, खाना बना लिया। 3000 का गैस मिल रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, आप कह रहे हो ना फ्री की आदत, मैं वहाँ बता रही हूँ आपको कि तो उस फ्री से ये 3000 होता जा रहा है। देखिए, क्योंकि अब सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है फ्री से। नहीं, फ्री की बात ही नहीं है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने बोला कि फ्री, मैंने आपको क्या बोला कि फ्री नहीं है। युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर हर किसी को अपने आप में सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। हाँ, सरकार, असल में सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये मैं भी समझ रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अब आपको ऐसा मुझे लगता है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि अब आवश्यकता से अधिक हो रहा है। अब लोग एक्चुअली फ्री में ही जीना चाहते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है क्या? नहीं, मैं इस बात पर नहीं मानती कि फ्री में जीना जा रहे हैं। अगर फ्री में जीना चाहते तो आज के युवा, जो इतने सारे हमने योजनाएं चला रखी हैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, तो उसमें भागीदारी नहीं देते हो, फिर फ्री ढूंढते। लेकिन आज आप देखो ना कि हम लोगों जिसको फ्री नहीं मिल रहा वो भागीदारी दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ आपको गांव की स्थिति बता रहा हूँ, एकदम सच्चाई। गांव में अगर आप जाएं, मेरे गांव या किसी के गांव में जाएं, तो लगभग सभी के घर में, उसके पास चाहे 10 एकड़ खेती हो, चाहे 20 एकड़ खेती हो, चाहे 1 बीघे आधे बीघे खेत हो या ना हो, सबको वो राशन सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। अब अच्छा, मिलेगा ही, 80 करोड़ तो ऐसे नहीं हुआ है ना, मिलेगा ही, तो सबको मिल रहा है। और सभी लोग वो राशन लेने के बाद अब गांव में स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों के पास मजदूर काम करने के लिए कम होते जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आपको राशन मिल रहा है? नहीं, मैं तो शहर में हूँ। नहीं, मैं जो शहर में है, आपको राशन मिल रहा है? गांव में, हाँ, मेरे घर वाले, मेरे पटीदार, मेरे ये सबको राशन मिल रहा है। सच्चाई है, सबको। मतलब देखिए, मेरे को तो नहीं मिल रहा, गांव में भी राशन नहीं मिल रहा है। नहीं, आप ले नहीं रहे होंगे, मिल सभी को रहा है, क्योंकि सरकार ने ऐसा प्राविधान बना रखा है कि जो भी चाहते हैं नहीं, दिल्ली में भी आज के टाइम में क्या है कि दिल्ली में भी राशन कार्ड जिनके पास है उनको मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि दिल्ली में सभी को नहीं मिल रहा है। नहीं, दिल्ली में तो चलिए प्रवासी अधिक है ना, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो अपना काम करते हैं, कौन 5 किलो राशन लेने जाए, ऐसी गांव में भी ऐसा नहीं है। गांव में आप देखोगे ना, ज़्यादातर कृषि फैमिली है। 90%। कृषि 80 करोड़ जब आपने बोला ना, तो आप सोच कर देखिए, गांव की आबादी कितनी होगी? लगभग 100 करोड़।
100 करोड़ में 20 करोड़ नहीं ले रहे हैं, 80 करोड़ ले रहे हैं। एक आइडिया बता रहा हूं मैं, लगभग एक फिगर, ये फिक्स नहीं है, रफ मैं फिगर आपको बता रही हूँ कि अभी 80 करोड़ ले रहे हैं। अब भी अगर भारत सरकार देना बंद कर दे तो ये उस पर भी प्रश्न करेंगे। हाँ, ये उस पर भी प्रश्न करेंगे कि दे नहीं रहे। एकदम सही है, बिल्कुल दे नहीं रहे। हाँ। तो क्या कह सकते हैं, सरकार की अपनी योजना है। अब सरकार अपनी योजना में क्या कर रही है? मैं वही पूछ रहा हूँ कि यदि आपको ये मौका दिया जाए कि आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगी तो आप क्या करेंगे? मैं जो दिल्ली में देख पा रही हूँ, मैं दिल्ली में ये देख पा रही हूँ कि एक रेखा बना दी गई है कि आप EWS और आप नॉर्मल। हाँ, आज के टाइम में EWS को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको सब कुछ मिल रहा है, उनको मिल रहा है। तो यही प्रावधान हमें पूरे भारत में, अगर आप, मेरे को पता नहीं है इस बारे में, अगर आप कह रहे हैं ऐसा हो रहा है गाँव में, तो सेम करना चाहिए। बिल्कुल, आप किसी भी गांव में फ़ोन करके पूछिए, मेरे गांव में है तो सामान्य रूप से हर गांव में होगा। मेरे गांव में क्यों, 10-20 गांव तो मैं जानता ही हूँ जहाँ पे हो रहा है। अच्छा, चूंकि मैं भारत में काम करता हूँ तो 10-20 गांव तो मैं पर्सनली जानता हूँ, जहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, कम से ये मान लीजिए कि जहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं, कुल मिला जुला के कम से कम 10,000 गाँवों को हम प्रभावित कर रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं। उनकी स्टडी हमारे साथ चल रही है, 10,000 मिनिमम। नहीं, मैं समझ गई आपकी। तो मैंने बताया इसका प्रावधान हम ये कर सकते हैं, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। बाकी तो सरकार पे अभी। हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आप ये समझती हैं कि आपका टर्म जैसा अभी चल रहा है और एक आध महीने और आपका टर्म होगा ही, रहेगा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर केवल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीसी बनाया जाए तो अगले 5 वर्षों में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ रहेगा? नहीं, हमारे वीसी सर भी ठीक है वैसे, लेकिन हाँ, वीसी बनाया जाए तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत लैग कर जाते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मैं जब ग्राउंड पर उतरी जीतने के बाद, यूथ के बीच में गई, कॉलेजों में गई, मैंने देखा मेडिकल रूम की स्थिति बहुत खराब थी। मेडिकल रूम? हाँ, कॉलेजों में मेडिकल रूम की स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, उस पर ध्यान दूंगी कि कम से कम एक विद्यार्थी है, मैं बताती हूँ आपको, मैं एक हॉस्टल गई, मैंने उस हॉस्टल में पूछा कि मेडिकल रूम कहाँ है, उन्होंने मेडिकल रूम तो है ही नहीं। मैंने बोला क्यों? बोले 500 मीटर पे हॉस्पिटल ही है, क्यों लेना है मेडिकल रूम? पटेल चेस्ट पे तो क्या है कि हॉस्पिटल ही है, तो क्यों लेना मेडिकल? तो मैंने बोला किसी को अगर इमरजेंसी आ गई रात के 2 बजे, तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि 500 मीटर पे हॉस्पिटल है। मैं इन बारीकियों पर ध्यान दूंगी, जब मैं वीसी बनूंगी तो बारीकियों पर ध्यान दूंगी। बाकी हमारे वीसी सर जितना हम उनको बताते हैं, जितना हमारे ध्यान में आता है हम बताते हैं, उस पर काम कर ही रहे हैं, तो अच्छा है, वो कर रहे हैं तो बढ़िया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं काम करना चाहूँगी, अगर हुआ तो। सुधार की ज़रूरत है, सुधारेंगे। यूथ ही एक अच्छा सुधार सकता है मुझे। यूनिवर्सिटी में आने के बाद 3 वर्ष तक, मान लीजिए अभी ऑनर्स में, मतलब मान लीजिए 4 वर्ष अभी तो हो गया है, 4 इयर्स का प्रोग्राम भी हो गया बीए का या व्हाटएवर। 3 वर्ष भी बच्चा अगर पढ़ता है और उस 3 वर्ष में 2 रास्ते हैं उस बच्चे के पास। एक, या तो वो बड़ा ही स्टूडियस हो जाए और एकदम बेहतरीन रास्ते पे चल निकले 3 वर्ष, नहीं तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे विजय नगर हो, चाहे कमला नगर हो, रूपनगर हो, शक्ति नगर, मलकागंज हो, कुछ भी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो नॉर्थ कैंपस है, यहाँ पर जाकर या तो देखेंगे कि चाय की टपरी पे बैठता है और वो 3 वर्ष अपना यूं ही गंवा देता है। गंवाने वालों की संख्या लगभग अधिक होती है, बिल्कुल मैक्सिमम। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये गंवाने वाले गंवाए ना, वास्तव में सही दिशा में चले जाएं? इसके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि काउंसलिंग होनी चाहिए, हर कॉलेज में एक काउंसलिंग होनी ही चाहिए इनकी। किसकी काउंसलिंग? विद्यार्थियों की काउंसलिंग होनी चाहिए। और उनके माता पिता की? उनके, मैं आ रही हूँ उसी पर कि काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारा वीसी ऐसा होना चाहिए जो मिलनसार हो,
प्रोटोकॉल में नहीं आना पड़े विद्यार्थी को कि मुझे अगर वीसी से मिलना है। माना इस यूनिवर्सिटी में लाखों बच्चे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से तो मिल सकते हो ना। आपको उनसे मिलना चाहिए। छोटी सी आप साल में एक बार पीटीएम रख सकते हो, पूछ सकते हो ना पूरा साल इसने क्या किया विद्यार्थी ने। टपरी पे बैठने के अलावा नहीं, टपरी पे बैठो, बिल्कुल बैठो, वो तो क्योंकि ठीक अगर भी हम टपरी पे बैठते हैं तभी हम देश दुनिया की चर्चा कर पाते हैं। अच्छी बात है। कर पाते हैं। लेकिन आप ये भी तो नहीं है ना कि रात के 2-2 बजे तक टपरी पर ही बैठे हो, सुबह आप 12-12 बजे तक सो रहे हो। विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी और पेरेंट्स के बीच में समन्वय रहना चाहिए। आप आज जाकर देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। वहाँ पर क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स इनके आपस के बीच में समन्वय रहता है। जब मैं स्कूल में थी तो मैंने क्या सीखा वहाँ पर कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी उस दिन मेरी टीचर मम्मी को फ़ोन कर देती थी कि आज तो नहीं आई। घर वाले बोलते थे तबीयत खराब है या जो भी कारण है। आज नहीं जा रहा बच्चा, टीचर को फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं आएगा, एक बच्चा आएगा, एक को पढ़ा देंगे, नहीं आ रहा तो क्लास कैंसिल कर देंगे, फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। उसको सुधारने की जरूरत है यूनिवर्सिटी आप में। कौन से प्रोग्राम में अभी इनरोल्ड हैं? अभी मैं बुद्धिस्ट स्टडीज में। बुद्धिस्ट स्टडी, स्पेसिफिक कोई रीज़न है बुद्धिस्ट स्टडी में? मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने 2 साल की मास्टर्स कर ली। अब मेरे को 1 साल मतलब एक मास्टर्स और करनी थी, डबल मास्टर्स करनी थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं बुद्धिस्ट में स्टडी। डबल मास्टर्स क्या इलेक्शन के लिए? नहीं, पहले मैंने मास्टर्स करी हिस्ट्री में। हिस्ट्री में। फिर क्या था कि चुनाव था और उसी समय में मैंने बुद्धिस्ट और एलएलबी दोनों के एग्ज़ाम दिए। ओके। तो मेरा एलएलबी में नहीं हुआ, 5-6 मार्क्सों से रह गया। तो मैंने सोचा कि अब बुद्धिस्ट में हो गया तो बुद्धिस्ट में ले लेना चाहिए, डबल मास्टर्स हो जाएगी। ठीक है। तो ये कारण था कि मैंने बुद्धिस्ट में एडमिशन लिया। तो बुद्धिस्ट, तो आप खुद को छात्र मानती हैं या लीडर? नहीं, मैं छात्र हूँ। पहले मैं छात्र हूँ। और लीडर वो जो आपके साथ बैठते हैं ना, जिनके बीच में आप बैठते हो, वो बनाते हैं आपको। मानने से कोई नहीं बनता। मानने से तो मैं अपने आप को बहुत कुछ मानूँ, मानने से नहीं। मैं छात्र हूँ, पहले उस यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। ओके। फर्स्ट ईयर में हैं आप? नहीं, हाँ, मेरा मास्टर्स का फर्स्ट ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर में हैं आप, ओके, ठीक है। इसके बाद फिर से पीएचडी वगैरह करना है? अभी देखते हैं। अच्छा, अभी प्लान? अभी कुछ प्लानिंग नहीं है। पीएचडी वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं, केवल मास्टर्स तक? केवल मास्टर्स। ओके, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप जब यूनिवर्सिटी टेन्योर आपका समाप्त हो, उसके पहले यूनिवर्सिटी किस लेवल पर पहुंचा हो आप, जो 1 वर्ष पहले नहीं था? मेरी पूरी कोशिश रहती है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरी कोशिश रहती है, सीएम के पास जाना हो या फिर किसी के पास भी जाना हो, विधायक के पास जाना हो, वीसी के पास जाना हो, रजिस्ट्रार के पास जाना हो, हर तरीके से। अगर एक भी बच्चे की समस्या है ना, तो वो समस्या मेरी है। अगर कोई बच्चा सिर्फ 2% अटेंडेंस शॉर्ट की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है ना, तो वो समस्या मेरी है। किसी के खुद के व्यक्तिगत रीजंस रहते हैं कि 2% अटेंडेंस नहीं हो पाई, कम है 2%, तो दे देना चाहिए 2% अटेंडेंस। तो अगर ये भी कुछ भी समस्या है तो ये समस्या मेरी है, विद्यार्थी की नहीं है। उसने चुना ही मुझे समस्या देखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मैंने एक सोचा भी था कि अपने कार्यकाल में डूसू ऑन कॉल रखने का। डूसू ऑन कॉल में मतलब बच्चा एक रिंग करेगा और हम 3 डूसू में से, अध्यक्ष, मैं और सचिव, हम तीनों में से कोई एक तुरंत जाएगा उसके पास जिस बच्चे को समस्या है। कर रहे हैं अभी, देखिए क्या हो सकता है। जितना ज़्यादा हो सका हमने करा। अगर राहुल गांधी ये कहें आपसे कि कोई एक सलाह दो मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या? मैं कहूँगी कि वो अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज करवाएं। वो थोड़े परेशान चल रहे हैं मानसिक रूप से ना। क्यों परेशान है? वो चल रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट जो आती है ना बार बार, तो थोड़ा सा लगता है कि वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड है। कौन से स्टेटमेंट की वजह से आप सोच रही हैं कि वो डिस्टर्ब है? वो उनके बहुत सारे स्टेटमेंट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने भी हाल ही में स्टेटमेंट दिया बोला? था। आप खुद सुनना ना उनके स्टेटमेंट्स कि यहाँ पर तो ये होता है वो होता है। तो ऐसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातिगत चीज़ें होती हैं। जातिगत मतलब हाँ, कैसे?
कि एससी को अलग रखा जाता है, दलितों वाह। को अलग रखा जाता है। ऐसा बोला क्या ऐसा उन्होंने? बोला है, उनकी स्टेटमेंट आप सुनना। वाह। तो मुझे लगता है उनका दिमाग के इलाज की ज़रूरत है, और अगर उनको कोई डॉक्टर अच्छा ना मिल रहा हो तो मैं उनको वेलकम करती हूँ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओ, मैं आपको एक अच्छा डॉक्टर दूंगी। ओके, ठीक है। नहीं, ठीक है। अच्छा, इन्हीं की तरह अगर आपके अखिलेश यादव जी आपसे कुछ पूछे, कोई एक बात, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, अखिलेश यादव जी से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब, आप जंतर मंतर पे महिला सम्मान के नारे लगा रहे थे। आपका महिला सम्मान जब मुलायम सिंह यादव थे और जब अपनी दीदी थी मायावती दीदी, तब कहाँ चला गया था आपका महिला सम्मान? हम बिल्कुल महिला सम्मान के पक्ष में खड़े हैं। एक भी छात्रा के ऊपर आँच आएगी तो दीपिका आजाद स्वयं खड़ी रहेगी, चाहे सरकार के विरोध खड़ा होना पड़े, मैं खड़ी रहूंगी। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो जिनके खुद के दांत खराब है वो दूसरों को ब्रश करने के लिए बोल रहे थे, ये तो गलत है ना। राइट। 2014 में बीजेपी सरकार में आई थी, जिस एस्पिरेशन के कारण, लोगों का जो एस्पिरेशन था बीजेपी से जो एस्पिरेशन था, क्या वो पूरा हुआ? कहीं ना कहीं तो पूरा हो रहा है। आप देखो ना, कहीं ना कहीं यूथ जो मैं क्या पूरा हुआ है? कहीं ना कहीं हमने बोला था गांव-गांव तक, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, हमने पूरा किया। महिलाएं अपने आप में सक्षम हो पा रही हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं हर तरीके से। आप मुझे बताओ ना क्या समस्या है? मिशन सिंदूर हमारा सक्सेसफुल गया है, आप देखो हर तरीके से तो हम अपर लेवल पे ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार ठीक कर रही है। आप एक बात बताओ ना, 1975 या 74 में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम सभी से जो है बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी, सबको काला पानी सजा और मिस एक्ट के थ्रू सबको जेल में डाल दिया गया था, मीडिया बंद करवा दी गई थी, हुआ था ये सब कुछ। बिल्कुल। आज जंतर मंतर का हमने प्रोटेस्ट देखा, हमने एक भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होते देखा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां मिली। आजकल के युवा जो 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, उन्होंने गालियां दी मोदी जी को। ये तो बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और कभी मैं भी ऐसे, आप चाहोगे कि आपके घर का बच्चा या मेरे घर का बच्चा मैं ऐसा ऐसे हो? माता पिता से, ऐसे परिवार से मेरी प्रार्थना है कि देखिए हो क्या रहा है आपके परिवार में, और ऐसे बच्चों से भी प्रार्थना है। ये बात निकल गई तो मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूँ कि ऐसे कौन से संस्कार हैं जिस कारण ये सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके परिवार में? आखिर ऐसा कौन सा संस्कार है? आपको क्या लगता है कि आप अपने माता पिता को कितना ऊपर ले जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने अगर गलत भी कर दिया होता, वैसे गलत मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत अधिक कुछ गलत हुआ है, हाँ हुआ है, वो पेपर लीक हुआ है, वो सारी चीज़ें हुई हैं, वो अपराध है, गलत हुआ है। लेकिन जिस स्तर पे आप उतर कर आए हैं, आपका परिवार उतर कर आया है, आप अपने समाज में कैसे खुद को ले जा पाएंगे? अपने समाज में कैसे खुद को दिखा पाएंगे कि हमारे बच्चे, या मैं अगर होता, मैं वो छोटी सी बच्ची होता, मैं खुद 17 साल का होता, 20 साल का होता और मैं ऐसा करता, तो आखिर मैंने अपने माता पिता के लिए कौन सी जंग लड़ी ये करके? ये प्लीज़ इस पे समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये केवल मेरा और आपका मामला नहीं है। आपके कारण आपका पूरा समाज, आपके पूरे रिश्तेदार परेशान हुए होंगे, सही में परेशान हुए होंगे। थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी स्थिति, आपके अंदर इतनी धैर्यता तो होनी ही चाहिए कि वो 7 सेकंड का जो स्क्रॉलिंग करते हैं ना, उसके हिसाब से संसार नहीं चलता। ऐसा नहीं होता। समाज आपसे ही बनेगा, और यदि आप ही वो समाज हैं जो 100% उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर पता नहीं आप कैसे समाज को बनाएंगे, और आपके होने वाले और बच्चे, आपका परिवार जो होने वाला है, वो कैसा बनने वाला है। फिलहाल ये तो मैंने जानबूझ के, चूँकि आपने ऐसा कह दिया तो मुझे कहना पड़ा। ये तो पीड़ादायक है वास्तव बिल्कुल। में। तो वो चीज़ जो आपने देखा जंतर मंतर पर, क्या वो इंदिरा गांधी की सरकार में संभव था? नहीं था। हाँ, वो तो पूरा नहीं सब कुछ था। समाप्त हो गया था वो। और
आज लोग बोलते हैं तानाशाह सरकार चल रही है। अगर तानाशाह सरकार चल रही होती तो आप जंतर मंतर पर 5 दिन नहीं टिक पाते। वो भीड़ इकट्ठी नहीं नहीं, हो 5 पाती। दिन नहीं, वो 1 दिन नहीं टिक पाते। वही। आप 66 की बात कीजिए, 1966 की बात। हाँ 1966 में फरवरी में यहीं संसद के सामने गोली चली थी। साधुओं को, बिल्कुल, गायों को, जिसको गाय माता कहा जाता है, उनको गोलियों से भून दिया गया था। बिल्कुल। जी हाँ, क्या उसकी तुलना हम जंतर मंतर से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहीं कुछ दिखता है क्या? वैसा कुछ दिखता है क्या? ऐसा कुछ प्रकोप आपको दिखता है क्या कहीं से? तो उस स्तर का तो बिल्कुल नहीं है, मतलब जिस स्तर का होता था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार नहीं है? सरकार बहुत अच्छी है, आप देखो तो बहुत अच्छी है। युवाओं को उनकी अपेक्षा अच्छी है। हाँ, लेकिन क्या वास्तव में अच्छी है? बिल्कुल वास्तव में अच्छी है। आप देखो ना, इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री रेंजी होना चाहिए। अब ये भी तो कह सकते हैं ना कि अंधों में कनवा राजा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में भारत की स्थिति क्या रहेगी? अभी क्या है कि आप देख रहे हैं कि कैसे भारत में एक अच्छा वातावरण चल रहा है। अभी मैं कह रही हूँ, भाजपा की सरकार हटा के देख लो, हर महीने एक नया युद्ध भारत झेलेगा, नया युद्ध। बात भाजपा के सरकार की नहीं है, बात यह है कि भाजपा की सरकार लोग चाहते हैं, इसलिए लोगों ने वोट दिया है। पर भाजपा की सरकार जो कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके कारण भाजपा की सरकार कब तक रहे वो पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि कैसे कैसे हर जब स्टेट के परिणाम आ रहे हैं तो भाजपा अच्छा कर रही है। आपने देखा कि कैसे बिहार के परिणाम आए और तमाम जगहों के परिणाम आए तो अच्छा कर रही है भाजपा। बंगाल जैसे में जीतना जो लोग असंभव मानते थे, वहाँ भाजपा ने अपना परचम लहराया। तो कहीं ना कहीं तो लोग पसंद कर रहे हैं उनके काम को, उनके काम करने के तरीके को पसंद तो कर रहे हैं। 2 कारण से भाजपा की सरकार बन सकती है। पहला, भाजपा की अच्छाइयों के कारण। दूसरा, बाकी लोगों की बुराइयों के कारण। तो ये सरकार क्यों बनी है? मुझे लगता है दोनों ही कारण है, बाकी लोगों की बुराई भी और भाजपा की अच्छाई भी, दोनों कारण है। क्या भाजपा इससे अच्छा बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। क्या करके पता बन समय आए और आप और मैं हम आगे चर्चा कर रहे हो कि हमने उस वक्त ये चर्चा की थी और आज देखो भारत में इतना अच्छा हो रहा है, भाजपा सरकार कर रही है। उसकी प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। दिखेगा, समय का इंतजार आपको भी है, हमें भी है। हाँ। बट ठीक है, जिस भाजपा में अटल जी जैसे लोग रह चुके हैं, हाँ, तो मेरी अपेक्षा उनसे सदैव उस भाजपा से रहेगी कि और भी ऐसे अटल जी आए और अच्छा करके जाए। भगवान करे, मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि आप कह रही हैं तो जिस परिवार में भीष्म पितामह रहे हों, दुर्योधन भी वहीं आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आज मोदी जी को गाली देते हैं, उस व्यक्ति ने अपना पूरा परिवार छोड़कर, उनकी माँ का देहांत हुआ था, उस पर भी लोगों ने खूब मीम बनाए। उनके ऊपर तो कोई, देखिए, उनके ऊपर जो मीम बनाता है वो नहीं बुद्धिमान, मतलब वो अच्छा नहीं है, मन से अच्छा नहीं है। वो बुद्धि से, मन से अच्छा भी हो तो बुद्धि से तो नहीं है। बुद्धि से नहीं है, बुद्धिहीन है। हाँ, वो उनके बारे में तो नहीं बोला जा सकता। लेकिन मैं भाजपा के बारे में सोच रहा हूँ तो भाजपा से उतनी संतुष्टि अब मिलती नहीं है। सामान्य रूप से मैं कितने ही लोगों से बात कर रहा हूँ बार बार, वो गड़बड़ हो रहा है। नहीं, मैं तो क्योंकि पूरे समय यूथ के बीच में रहती हूँ। हाँ। और हमारे बीच में जो आपने थोड़ी देर पहले बोला, टपरी पर बैठकर यही चर्चाएं चलती हैं जब, हाँ। तो वहाँ पर मोदी जी को सम्मान की नज़रों से देखा भी जाता है और भाजपा को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि भाजपा यूथ के लिए। आज आपने बोला ना 15 सेकंड की रील के लिए लोग अपना जो है पूरा ख़राब कर लेते हैं। आज उसी 15 सेकंड की रील पे आप देखो ना कितना भाजपा के फेवर में लोग बनाते हैं, यूथ बनाता है कि यार नहीं, अच्छी पार्टी है, अच्छा कर रही है, यूथ के लिए अच्छा कर रही है। तो सभी चीज़ें, मैं कह रही हूँ आपको, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बिल्कुल होते। अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ खराबी भी होगी ही।
बिल्कुल होगी। सभी के साथ है ऐसा तो। हाँ, वो बिल्कुल खराबी होती है। सिर्फ ये चूंकि राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से फिलहाल जो पर स्थिति, जो लोगों को खराबी लगता है, क्या पता वो उनकी पद्धति हो, ये भी तो हो सकता है। आप कह रहे हैं भाजपा ग्रो करेगी, पर हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का समय होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं चलता ना, संघ परिवार है, पूरा डिसीजन ऐसे चलता आता है। एक व्यक्ति का अगर होता तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कब का चुन चुका होता। इतना लेट राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, उसका रीज़न था ना, क्योंकि संघ है, भाजपा है, पूरा परिवार ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपसे बहुत राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप वैसे भी छात्रों के बीच में हैं और ईश्वर ने आपको एक पथ दे रखा है, एक रास्ता दे रखा है। उस रास्ते पर अगर आप चल रही हैं तो संभव है कि वो रास्ता सुदृढ़ बने। मैं चाहूँगा कि वो रास्ता सुदृढ़ बने, क्योंकि आपकी जो सोच है, जो छवि है लोगों के बीच में, गलत या सही मिला करके अच्छाई की तरफ अधिक है। वो अच्छी बात है, बाय द वे, वो सुंदर बात है, लेकिन वो और बेहतर हो और वो काम में परिणित हो जाए। मतलब क्या है ना, भाजपा में एक परेशानी ये है कि जो लोग अधिक काम करते हैं ना, उनको भाजपा पूछती नहीं है, थोड़ा पीछे कर देती है। तो हो सकता है कि जब आपको ये पता चले कि बहुत अधिक काम करना ठीक नहीं है तो आप भी काम करना बंद कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर देखते हैं समय की चीज़। आपके अंदर क्षमता है वो काम करने की भाई, आप बिल्कुल काम कर सकती हैं। जब जो कुछ भी आपने अभी तक किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा ही लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे। मुझे लगा है कि ठीक है, बढ़िया है, इतनी ही चर्चा होनी चाहिए। और वास्तव में इस छोटे से चर्चा का केवल एक ही बिंदु था, हम समझें जन के मन को, जन मन को। इस संसार में यदि समझना है किसी को तो जन के मन को ही समझिए। खुद के मन से आपका कुछ नहीं होगा। खुद के मन से तो आप हमेशा भीष्म पितामह हैं, लेकिन जन के मन को समझ लिया तो आप लीडर हैं। नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से जन के मन को समझा है और वो आज तीसरी बार, मैं फिर से वो एक लाइन दोहरा देता हूं कि 7 सेकंड के उस रील स्क्रॉलिंग के समय में भी जो व्यक्ति तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उसने जन के मन को पढ़ा तो है। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, शायद और बेहतर। नमस्कार, दीपिका झा के साथ आज जनमन यहीं पर। मैं अमरेश राय।